यस, गुड आफ्टरनून रुद्राक्ष, कुणाल, आराध्य, मनीष। यस बच्चों, चैप्टर 8 अपना चल रहा है। ओके। मौर्यन एम्पायर्स हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यानी कि मौर्य जो डायनेस्टी थी उसके जो रूलर्स थे उनके बारे में। तो इसमें हमने फर्स्ट किया चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 321 से 297। ओके, 297 BCE। इनके जो बाद में हुए थे वो हुए थे इनके बेटे बिंदुसार। ओके, बिंदुसार इनका था टाइम 290। अब ये देखिए 297 है तो यहीं से इनका स्टार्ट हो गया था, और 273 और ये भी BCE में है, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट आता है अपने अशोका। 273 है तो यहीं से इनका स्टार्ट है, 273 से 232 BCE तक। ओके, तो ये इनके मौर्य डायनेस्टी के मेन रूलर्स हुए। तो सबसे पहले मौर्य डायनेस्टी के जो फर्स्ट जो किंग थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ये शासक बने थे 321 में। चाणक्य इनके गुरु थे। इनके बाद में इनके जो बेटे थे बिंदुसार वो शासक बने। 297 से 273 तक इन्होंने शासन किया, और लगभग पूरे इंडिया के अंदर और इंडिया के अलावा भी कुछ पार्ट्स के अंदर इन्होंने अफगानिस्तान वगैरह में शासन किया, लेकिन ये दोनों कलिंगा को नहीं जीत पाए थे। नेक्स्ट हमने किया सम्राट अशोक के बारे में। तो इन्होंने आफ्टर 273 के बाद में शासन किया, और 273 के बाद में आफ्टर 8 ईयर्स इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। ओके, और उसको भी इन्होंने जीत लिया। तो इस तरह से इन्होंने पूरे इंडिया और इंडिया के आसपास के और भी अफगानिस्तान वगैरह कुछ बलूचिस्तान है तो वहां के कुछ पार्ट्स पर भी इन्होंने शासन किया। ओके, बट सम्राट अशोक के बाद में ये जो मौर्य डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, डिक्लाइन हो गया, बिकॉज इनके जो सक्सेसर्स थे वो इतने पावरफुल नहीं हो पाए थे। उनका रीजन क्या था? उनका रीजन एक तो ये भी था, एक तो वो पावरफुल नहीं थे, वीक थे। एक रीजन ये भी था कि सम्राट अशोक ने जो युद्ध नीति थी, ओके, वॉर पॉलिसी थी, उसको छोड़ दिया था। इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो इसीलिए फिर जो इनके जो पड़ोसी जो दूसरे किंग थे वो पावरफुल हुए थे। तो वो एक रीजन था कि बाद में धीरे धीरे मौर्य डायनेस्टी क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी। बट फिर भी इनका जो शासन है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। जो भगवान ये जो सम्राट अशोक थे तो इन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया था, बौद्ध धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया था। और जो बुद्धिज्म है, बौद्ध रिलीजन है, उनकी जो मेन टीचिंग्स थी उन तो इन्होंने चाइना है, नेपाल है, श्रीलंका है, ओके, और भी कई कंट्रीज में इन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे और वहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने कलिंग वार भी कर लिया था। ओके, तो उसमें काफी थाउजेंड्स लोग उसमें मारे गए थे, घायल हो गए थे, ओके, इंजोर हो गए थे। तो इसलिए फिर इनका जो हार्ट है वो चेंज हो गया और इन्होंने वॉर पॉलिसी को छोड़ दिया और धर्म की पॉलिसी को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसको मान लिया। इन्होंने बहुत सारे जो पिलर्स हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, ओके,
तो इस तरह से इन्होंने वहां पर इनके मैसेज लिखवाए, बौद्ध धर्म के जो भी मैसेज थे, मेन टीचिंग्स थी, तो वो लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने पिलर्स है, ओके, ये बनवाए। वहां पर इन्होंने इनके जो लेख थे वो लिखवाए, उनकी टीचिंग्स लिखवाई। इसके अलावा जो गवर्नमेंट, जो भी इनकी जो गवर्नमेंट थी, उनमें जो सर्वेंट थे, इनके काम करने वाले थे, जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, तो उनकी क्या ड्यूटीज है जनता के लिए, तो वो भी इन्होंने बताई। कॉमन पीपल की क्या ड्यूटी है, ये भी उन्होंने उनमें लिखवाई, जिससे कि सबको इंफॉर्मेशन मिलती है। इनके अधिकतर जो एडिक्ट्स है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, जो कि प्राकृत लैंग्वेज है, ओके। लिपि अलग होती है, लैंग्वेज अलग है, आपको पता होना चाहिए, ओके। प्राकृत भाषा में लिखा गया है, स्क्रिप्ट पूछे तो ब्राह्मी लिपि में। तो ये हमने कर लिया था। इसमें कुछ पूछना है आपको तो बताइए। क्योंकि इसके बाद में आज हम वेलफेयर मेजरमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे। ये मैंने रिपीट कर लिया थोड़ा सा। कुछ पूछना है? क्योंकि चैप्टर ऐसे लर्न नहीं होता कि मैंने यहाँ कह दिया और वो लर्न हो गया, लर्न नहीं होगा, बट वो समझ में आना चाहिए, ओके। अगर आपको समझ में आ गया तो वो बहुत अच्छी बात होती है। और लर्न तो पॉसिबल नहीं है कि पूरी डिट्टो ऐसे कैसे लर्न हो सके, लेकिन जो भी मेन चीज है वो अपनों को समझ में आनी चाहिए। लर्न तभी हो सकता है जब आप उन पॉइंट्स को लर्न करोगे। क्लियर है? अब आता है मेजरमेंट। अब देखिए, वेलफेयर का किसी का भी आज कॉमन रहता है कि जन कल्याण से संबंधित जो कार्य होते हैं वो इसमें आते हैं। तो वो तो बिल्कुल सिंपल सा है, जैसा कि आपको बताया था इसमें शुरू में भी। फ्रॉम द एडिक्ट ऑफ अशोका, कि अशोक के जो लेख है, एडिक्ट मीन क्या है, अशोक के जो लेख है उनको एडिक्ट कहा गया। अगर वो रॉक्स पे लिखवाए गए, तो चट्टानों पे लिखवाए गए तो रॉक एडिक्ट्स हो गए, पिलर्स पे लिखवाए हैं तो पिलर एडिक्ट्स हो गए, ओके। यानी मैसेज उसमें लिखा है। तो इनसे हमें साफ पता लगता है, इट इज क्लियर दैट ही वाज डीपली कंसंट्रेट अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ हिज एम्पायर। सम्राट अशोक के जो एडिक्ट्स है उससे हमें साफ ये पता लगता है, बिल्कुल क्लियर होता है कि जो सम्राट अशोक था, ओके, तो ये जन कल्याण से संबंधित कार्यों को करता था, ओके। और उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, पूरा कंसंट्रेट था। अशोका प्लांटेड ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। तो सम्राट अशोक ने रोड के दोनों तरफ ट्रीज प्लांट्स करवाए थे, जिससे कि आने जाने वालों को छाया मिल सके, शुद्ध हवा मिल सके, बैठने के लिए इनको जगह मिल सके। फॉर ट्रेवलर्स टू कंस्ट्रक्टेड रेस्ट हाउसेज, जो ट्रेवलर्स थे, जो भी यात्री आते थे, तो उस समय इतने व्हीकल्स वगैरह थे नहीं, ओके। तो उनके लिए इन्होंने धर्मशाला बनाई, जिससे कि जो लॉन्ग ट्रेवल करते हैं तो उनको रहने की जगह मिल सके। रेस्ट हाउस मीन्स होता है धर्मशाला बनवाई अलोंग द रोड साइड, कि वो जा रहे हैं, थक गए, तो धर्मशाला में वो आराम कर सकते हैं। He builds hospital for human being as well as for animals. इन्होंने ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्यों के लिए, और उसी तरह जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि उस समय एनिमल्स जो थे युद्ध वगैरह में काफी काम आते थे, ओके। इसके अलावा नॉर्मल भी अगर उन्हें कुछ बीमारी वगैरह है तो उनके लिए भी इन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए। A large number of wells were also dug. इसके अलावा इन्होंने कुएं खुदवाए थे, जिससे कि लोगों को पानी की व्यवस्था, पानी मिल सके। अशोका रेगुलरली विजिटेड ही सब्जेक्ट एंड ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अपने जो भी क्षेत्र थे, जो भी इनके अंडर में थे, तो वहां पर ये अधिकतर रेगुलरली विजिट करते रहते थे और वहां के लोगों की जो प्रॉब्लम्स उनको सुनते थे और उनको सॉल्व करते थे। अशोका डिड हिज बेस्ट टू एंश्योर दैट हैप्पीनेस ऑफ द पीपल ऑफ हिज एम्पायर। और सम्राट अशोक ये कोशिश करते थे कि उनके जो भी एम्पायर में जो भी लोग हैं वो क्या हो, खुश रहें। तो ये उनका प्रयास होता। अब देखते हैं अपन एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है प्रशासन, कि गवर्नमेंट प्रेजेंट में हो या कोई सी भी गवर्नमेंट हो, मोनार्ची हो, डिक्टेटर हो, डेमोक्रेसी हो, ओके, कोई सी भी हो, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन तो रहता है। उनका रूप अलग अलग हो सकता है। सेम वे में जो सम्राट अशोक है, तो उनके जो काम करने वाले लोग थे,
तो उनके बारे में भी उन्होंने रूल्स वगैरह बना रखे थे। ओके, देखते हैं किस तरह से था एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्याज अर्थशास्त्र, आपको बता रखा कि इनके जो इनके फादर थे और उनके भी जो फादर थे चंद्रगुप्त, तो उनके गुरु थे कौटिल्य। ओके, तो कौटिल्य, चाणक्य एक ही बात है, विष्णुगुप्त भी उन्हीं को कहते हैं। तो उन्होंने बुक लिखी थी एक अर्थशास्त्र। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ये आता रहता है आपके एग्जाम में, हर क्लास में आता है ये। तो जो अर्थशास्त्र बुक है, तो अर्थ का मतलब तो ऐसे हो गया कि जो अर्थ, हिंदी में अर्थ यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक कंडीशन। बट ऐसा नहीं है, अर्थशास्त्र के अंदर उसमें की सभी जो भी पॉलिटिकल है, सोसाइटी, सोशल है, इकोनॉमिक कंडीशन है, तो इन सब के बारे में उसमें लिखा था। और मेन तो उसमें जो पॉलिटिक्स थी उससे रिलेटेड उसमें रूल्स वगैरह थे। ओके, तो वो उसमें लिखा हुआ था, उसमें डिटेल थी सबकी कि किस तरह से राजा को शासन करना चाहिए, किस तरह से उसको अपने जो सेना है उसको मजबूत बनाना चाहिए, कि किस तरह से उसको अपने जो पड़ोसी नेबरिंग कंट्रीज है या स्टेट्स हैं उनके साथ कैसे उसको व्यवहार रखना चाहिए। ओके, उनकी जो जनता है उनको क्या काम करनी चाहिए, तो ये सभी चीजें उस बुक में लिखी हुई थी। तो अर्थशास्त्र गिव्स अस डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो अर्थशास्त्र के अंदर उस समय की जो भी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उन सब के बारे में उसमें लिखा हुआ है, उससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन। जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड था? 4 में। अंडरलाइन कीजिए इसको। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, हर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है सब में ऐसा ही होता है, बस उसके नेम चेंज हो जाते हैं। जैसे आप मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे तो उसमें उनके नेम चेंज हो जाएंगे, बाकी सिस्टम यही रहता है। अब देखिए 4 डिवीजन था, सेंट्रल एक, तो अभी देखिए प्रेजेंट में भी सेंट्रल डिवीजन है। ओके, तो हमेशा ऐसा चलता है। फिर प्रोविंशियल डिवीजन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, और डिस्ट्रिक्ट बाद में विलेज। तो ये 4 डिवीजन थे, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र had its own एडमिनिस्ट्रेशन। और जो पाटलिपुत्र की जो सिटी थी वो इनकी खुद की प्रशासनिक, यानी कि वो सेंट्रल था, क्योंकि जो पाटलिपुत्र थी उस समय वहां कुछ समय वो कैपिटल रही थी। प्रेजेंट में इसको पटना कहा जाता है, पाटलिपुत्र को प्रेजेंट में पटना कहा जाता है। सेंट्रल, अब देखते हैं इसमें वन बाय वन हम देखते हैं क्या था। तो सेंट्रल में आपने देखा होगा कि अभी भी जो भी सेंटर रहता है तो उसमें जो भी हेड रहते हैं, गवर्नमेंट के हेड, वही वहां पर रहते हैं। तो वही कंडीशन उस समय भी थी। द एम्पियर वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। जो सम्राट रहता था, राजा रहता था जो, तो वो पावरफुल पर्सन रहता था पूरी कंट्री का या स्टेट का। ही टुक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस कंसर्निंग द एम्पायर। और एम्पायर से रिलेटेड यानी कि उनके साम्राज्य से रिलेटेड जो भी डिसीजन थे वो सब राजा ही लेता था। एम्पियर अशोका आल्सो ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली टू गेन ए फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन हिज एम्पायर। इसके अलावा जो एम्पियर अशोक आल्सो ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली टू गेन ए फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन द एम्पायर, कि सबसे पहले सम्राट अशोक ही काम करता था कि उनके साम्राज्य में क्या हो रहा है, तो इनकी इंफॉर्मेशन वो खुद अपने पास में रखता था। He was also consulted by his ministers. His council of ministers acted as king's advisor. उसके मिनिस्टर्स भी रहते, तो जो भी डिसीजन होता था तो वो अपने मिनिस्टर से जरूर एडवाइस लेता था, और जो प्रॉपर होता था, जो सही होता था, वो ही वो ऑर्डर देता था, और वो ही कानून बनते थे। तो कोई से भी किंग हो तो उनके सबके पास में मिनिस्टर्स रहते हैं, उनका ग्रुप रहता है, तो जो भी एडवाइस लेनी होती है उनसे लेते हैं, और उसके आफ्टर ही डिसीजन होते हैं। तो कोई सी भी जगह का एडमिनिस्ट्रेशन आए, लगभग बहुत सारी चीजें क्या रहती है, कॉमन रहती है। तो केवल जो किंग रहता है उसका नेम चेंज होता है, डायनेस्टी का नेम चेंज होता है, और लगभग एक जैसा होता है। अगर कुछ भी नहीं आए तो आप इस तरह से आंसर उसमें कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें जो पार्ट था वो सेंटर के आफ्टर कौन सा था? प्रोविंशियल। द प्रोविंशियल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस ईच अंडर ए प्रिंस। अब देखिए ये जो इनका एम्पायर था
वो 4 प्रोविंसेस में यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड करता था, और हर एक पार्ट का एक प्रिंस होता था। ओके, द प्रिंस। अब देखिए, अगर राजा के कोई बेटे खुद के नहीं हो तो प्रिंस कौन रहता था, तो अपनी इच्छा से किसी को भी वहां पर अपॉइंट कर सकता था। ओके, प्रिंस वाज असिस्टेड बाय मेनी ऑफिसर्स इन द प्रोविंस। अब देखिए, वो जो प्रोविंस रहते थे यानी कि जो निश्चित एक क्षेत्र रहता था, भौगोलिक एक क्षेत्र था, तो वहां पर प्रिंस की हेल्प के लिए, उसको एडवाइस देने के लिए और भी कई ऑफिसर्स रहते थे, मिनिस्टर्स रहते थे। ही रूल्ड द प्रोविंसेस एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग। और वो जो प्रिंस रहता था, तो वो उस क्षेत्र के अंदर राजा के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। वो राजा नहीं बनता था वहां का, वो केवल एक रिप्रेजेंटेटिव रहता था अपने डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, हर ये जो प्रोविंसेस थे, ये 4 पार्ट में डिवाइड थे, तो हर प्रोविंसेस को भी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता था। ओके, तो प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट हेड वाज कॉल्ड प्रदेष्टा। अब देखिए, ये नेम अलग अलग हो जाते हैं। आप मुगल डायनेस्टी पढ़े होंगे, तो रूलर्स अपने अकॉर्डिंग इनके नेम भी चेंज कर देते हैं। बट सम्राट अशोक के में या मौर्य डायनेस्टी में उसको प्रदेष्टा कहा जाता था। अभी अपन प्रदेश बोलते हैं तो वो प्रदेश इसी शब्द से लिया गया है। तो प्रदेष्टा कहलाता था। ही वॉज असिस्टेड बाय युक्तास एंड राजउकास। अंडरलाइन कीजिए। अब देखो, एवरी जो डिस्ट्रिक्ट थे वो, उनका जो हेड रहता था एक, जिसे हम प्रदेष्टा कहते हैं। ओके, तो प्रदेष्टा रहता था, वहां पर युक्ताज रहता था जो कि उसके अंडर में रहता था, और राजउकाज रहते थे। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। तो देखो, पूरा एम्पायर है, उसका जो हेड है वो तो कौन हो गया, किंग हो गया। इसके बाद प्रोविंसेस हो गए, तो प्रोविंसेस किसके अंडर में रहते थे, प्रिंस के अंडर में रहते थे। नेक्स्ट उसके पार्ट्स हो गए डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट में प्रदेष्टा रहते थे। दीज ऑफिसर्स कॉल्ड टैक्सेस कलेक्टेड टैक्सेस। अब देखिए, ये जो ऑफिसर्स रहते थे, युक्तास, राजउकास, प्रदेष्टास, ये क्या करते थे, दीज ऑफिसर्स कलेक्टेड टैक्सेस, ये टैक्स कलेक्ट करते थे। वर्कड एज जजेस एंड कीप्ट रिपोर्ट्स। ओके, जज का कार्य करते थे, और अपने क्षेत्र से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे, टैक्स से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड रहता था, ओके, तो ये उनको मेंटेन करते थे। दे आल्सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लॉ एंड जो ऑर्डर है उनको भी मेंटेन रखने का काम इनका होता था। अंडरलाइन कीजिए, दे आल्सो मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो क्वेश्चन आ जाता है, हु मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन डिस्ट्रिक्ट इन मॉडर्न डायनेस्टी। तो आंसर होगा राजुकास, युक्तास, प्रदेष्टास। नेक्स्ट जो इसमें सबसे लोअर पार्ट था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो था विलेज। डिस्ट्रिक्ट हैड मेनी विलेजेस। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई विलेजेस होते थे। द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द विलेज वाज द हेडमैन। अब देखिए, विलेज का जो सबसे पावरफुल मैन रहता था वो हेडमैन रहता था। जैसे प्रेजेंट में अपन उसको सरपंच कह देते हैं। ओके, तो उस समय उनको हेडमैन कहा जाता था। हेडमैन उस समय इंग्लिश तो थी नहीं, ये तो इंग्लिश में बता रखे हैं, यानी कि उसको प्रमुख कहा जाता था, प्रमुख व्यक्ति या प्रमुख। ओके, villagers assisted government officials in marketing the village boundaries, maintaining and reports and collecting taxes. इसके अलावा जो हेडमैन रहते थे उसके अंडर में कई विलेजर्स होते थे। ओके, जो कि उसकी हेल्प करते थे, असिस्ट करते थे, और वहां से जो टैक्सेस हैं, रेवेन्यू है, ओके, या मेंटेनिंग जो रोड्स वगैरह का काम है इनको मेंटेन करना, तो इनसे रिलेटेड वर्क हेडमैन करता था, और उनके अंडर में जो वर्कर्स होते थे वो ये वर्क करते थे। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपके मॉडर्न डायनेस्टी का। 4 पार्ट में डिवाइड था, सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस। ओके, यहां तक क्लियर है आपको? आपके क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन तो ये करना पड़ता है, और यह 10th क्लास में भी, आर्ट्स लोगे तो 11th 12th में हर क्लास में आते हैं इस क्वेश्चन। ये क्लियर है बच्चों?
रितिका क्लियर है? आराध्य, कुणाल, अब देखते हैं द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। आप देखिए इसमें क्या है ना, उसमें तो आपने क्या पढ़ा कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र बुक है, ओके, अर्थशास्त्र उस बुक का नाम है, वो कौटिल्य ने लिखी। और आपको ये पता है कि मेगस्थनी जो है चंद्रगुप्त के उसके समय आया था ये अपने इंडिया में, ओके। तो इनकी एक बुक थी इंडिका, ओके, मेगस्थनीज की इंडिका। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जिससे हमें उस समय की व्यवस्था के बारे में पता लगता है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लगता है, और अपनी इंडिया में उस समय क्या कंडीशन थी इसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है। अकॉर्डिंग टू इंडिका रिटन बाय मेगस्थनीज, अंडरलाइन कीजिए। तो मेगस्थनीज क्या था? मेगस्थनीज एक व्यक्ति था, एक ट्रेवलर था, एम्बेसडर था जो कि इंडिया में आया था। उसने यहाँ पर रहकर एक बुक लिखी इंडिका। द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। कैपिटल सिटी मीन्स क्या है, उसमें की जो कैपिटल थी मौर्य डायनेस्टी की, जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र, जिसे प्रेजेंट में पटना कहा जाता है। वाज लार्ज, ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव। उस उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी थी, इम्प्रेसिव थी, सुंदर थी। इट वाज सराउंडेड बाय ए वुडन वॉल। और ये जो पाटलिपुत्र थी वुडन वॉल से यानी कि लकड़ी से इसके चारों तरफ बाउंड्री बनाई गई थी। which had 64 gates and 570 towers। और ये जो बाउंड्री बनाई थी तो इसमें कितने गेट थे टोटल? इस उसमें 64 तो गेट्स थे और 570 टॉवर्स थे। there was also a moat around the city of safeguarding। तो ये एक तरीके से क्या थी, एक सेफ गार्डिंग के रूप में थी, एक फेंसिंग की जैसी थी, बाउंड्री जिसे अपन बोल सकते हैं, जिससे कि सिटी को सुरक्षित रखा जा सके। फॉर एनिमी अटैक, कि उनके ऊपर कोई एनिमी अटैक करते हैं तो एक तरीके से वो बाउंड्री थी उनकी जो कि उनको सुरक्षा देती थी। हाउसेज वर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड वुड। घर थे उस समय मोस्टली पाटलिपुत्र के जो ब्रिक्स से बने हुए थे या फिर वुड से बने हुए थे। वाइल पैलेसेस वर मेड ऑफ स्टील। जबकि जो पैलेस थे यानी कि जो महल थे वो पत्थरों से बने हुए थे। कमिटी ऑफ 300 मेंबर्स लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। अब देखिए जो सिटी थी कैपिटल सिटी, तो वहाँ एक कमेटी बनाई गई थी, एक संगठन बनाया गया था, संघ बनाया गया था जिसमें लगभग 30 मेंबर्स थे, ओके। तो उस टाउन से रिलेटेड या उस कैपिटल से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन से रिलेटेड वर्क जो थे वो ये सब व्यक्ति करते थे। दिस कमिटी वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 बोर्ड। और ये जो 30 मेंबर्स कमेटी थी ये भी आगे डिवाइड थी 6 पार्ट्स में, जिनको 6 बोर्ड्स कहा जाता है। और हर एक बोर्ड के अंदर ओके 5 मेंबर्स रहते थे। तो इस तरह से पूरा एक ग्रुप था जो सिस्टमेटिक क्या करता था, अपना वर्क करता था। ये जो पाटलिपुत्र सिटी थी तो इसको 30 मेंबर्स की एक कमेटी थी, ओके। तो वो यहाँ पर का शासन वगैरह सब देखती थी। और ये जो कमेटी थी ये भी आगे डिवाइड थी 6 पार्ट्स के अंदर, और हर एक पार्ट के अंदर 5 मेंबर रहते थे। अब देखिए उनकी सबकी अपनी अपनी ड्यूटी थी। जैसे कि ईच बोर्ड है सेपरेट ड्यूटी, जैसे कि कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, कि अपने एरिया से रिलेटेड जो भी टैक्सेस हैं वो कलेक्ट करने हैं। इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कि जो भी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है तो उनका इंस्पेक्शन करना है, यानी कि उनकी जांच करना कि वो प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं हो रही, कितनी मात्रा में हो रही है, तो ये सब वो जांच करते थे। इंडस्ट्री एक उसमें पार्ट था, इंडस्ट्री से रिलेटेड यानी कि औद्योगिक या जो भी चीजें वहां बनती थी उससे रिलेटेड। नेक्स्ट था ट्रेड एंड कॉमर्स, कि कहाँ पर उनका व्यापार हो रहा है, ओके, बिजनेस कौन कौन सी जगह जा रहा है, कितना गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, इन सब का रिकॉर्ड रखना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ्स एंड डेथ्स, जैसा प्रेजेंट में होता है सब चीजें वैसी है, उस समय भी वही थी व्यवस्था,
कि अपने क्षेत्र के अंदर किसकी डेथ हो रही है, बर्थ किस हो रहा है, तो इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता था। कंफर्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ फॉरेनर्स आते थे तो उससे भी अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखते थे, सिक्योरिटी रखते थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो एनिमी हो और उनका जो क्षेत्र है तो वहां कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाए जो नहीं होनी चाहिए, तो उनको भी ये देखते थे। तो इस तरह से ये क्या हुआ, 6 बोर्ड हो गए और इन सब बोर्ड के अपने अपने काम थे। सही है बच्चों, समझ में आया? यस, तो ये सिटी ऑफ पाटलिपुत्र के बारे में से रिपीट कर देता हूं मैं। मेगास्थनीज की इंडिका है, उसमें पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। पाटलिपुत्र जो चारों तरफ से वुडन से क्या था, कवर था, यानी कि उसकी बाउंड्री थी जिसमें 64 गेट एंड 570 टॉवर थे। और यहाँ का जो प्रशासन था वो किंग तो सबके ऊपर हेड थे, बट उसके अलावा 30 मेंबर्स की कमेटी थी। हर ये जो कमेटी थी तो ये सब मिलकर काम करते थे, और कमेटी भी 6 पार्ट में डिवाइड थी, और 6 पार्ट जो थे उसमें 5 मेंबर्स रहते थे। ये 6 पार्ट जो टैक्सेस है, मैन्युफैक्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, बर्थ डेथ का रजिस्ट्रेशन है, या फिर फॉरेनर से सिक्योरिटी है, इनसे रिलेटेड ये वर्क करते थे। अब आता है अपने आर्मी। अब देखिए इतना बड़ा साम्राज्य था तो सेना भी बड़ी थी वहां पे। देखते हैं, हिस्ट्रियंस कंसीडर द मौर्यन आर्मी एज वन ऑफ द रिमार्केबल आर्मीज, कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट थी, रिमार्केबल थी, महत्वपूर्ण जो भी है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ फुट सोल्जर्स, यानी कि पैदल चलने वाले सोल्जर्स भी थे उसमें, हॉर्सेस भी थे, एलिफेंट्स भी थे, चैरियट्स जो घुड़सवार थे वो भी रहते थे इसमें। सेनापति वाज द हेड ऑफ द आर्मी, अंडरलाइन कीजिए। जो आर्मी थी उनका जो हेड था वो कौन था, सेनापति। नाम से पता लग रहा है सेनापति, यानी कि सेना का हेड। देयर वाज ए espionage system and the spies were probably used for bringing information. अब देखिए वहां पर ये एपियंस को सिस्टम था, एंड द स्पाइस वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। ओके, ये व्यवस्था थी कि वहां पर कोई भी मैसेज है तो डिस्टेंट प्लेस को पहुंचाने के लिए सिस्टम वहां पर था। सेपरेट डिपार्टमेंट लुक्ड आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स, इसके अलावा हथियार वगैरह बनाने के लिए वहां पर एक अलग से डिपार्टमेंट भी था। रेवेन्यू यानी कि जो लगान था, टैक्स मीन्स तो कर होता है, टैक्स जानते हो आप। रेवेन्यू जो है वो लगान को कहते हैं, जो कि नॉर्मल जो है फार्मर्स से ज्यादा लिया जाता था। अशोका's empire was huge and it was expensive to maintain. ओके, काफी बड़ा साम्राज्य था सम्राट अशोक का, और उसको मेंटेन करने में काफी खर्चा आता था। इट लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, तो इसीलिए वहां की जो इनकम थी उसका मेन सोर्स क्या था, लैंड रेवेन्यू यानी कि लगान। इट वाज फिक्स्ड बिटवीन 1/4 एंड 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, और ये फिक्स था 1/4 एंड 1/6, यानी कि 1/4 पार्ट या फिर 1/6 पार्ट प्रोड्यूस, डिपेंडिंग अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। जहाँ की फर्टिलिटी कम है तो वहां पर जितनी भी उपज होती थी उसका 1/4 पार्ट देना पड़ता था। यानी कि जैसे 100 बोरी हो गई गेहूं की, तो उसका 1/4 पार्ट कितना हो गया, 25 बोरी वो राजा को देनी पड़ती थी। या फिर जो अच्छी जगह थी, फर्टिलिटी ज्यादा थी, वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होता था, तो वहां पर 1/6 पार्ट देना पड़ता था। डिपेंडिंग अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ट्रेड वाज वेल डेवलप्ड, जो व्यापार था, ट्रेड था, वो भी काफी डेवलप था अशोक के एम्पायर में। इट वाज ए गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, इस और एक्सपोर्ट करने से भी काफी रेवेन्यू मिलता था। पाटलिपुत्र, ब्रॉच, उज्जैन, तक्षशिला इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे। इसके अलावा श्रीलंका, रोम, इजिप्ट, चाइना, यहाँ तक भी इनका बिजनेस होता था, और गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट होते थे।
क्लियर है। अब देखिए अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन अबाउट सेवरल टैक्सेस। जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है उसमें साफ लिखा है कि वहाँ उसमें डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस लगे हुए थे, अलग अलग तरह के लोगों को टैक्स देने पड़ते थे, जैसे कि फॉरेस्ट है, माइंस है, वाटर टैक्स है। तो ये टैक्सेस जनता को पे, जिससे कि जो गवर्नमेंट है या जो किंग है वो अपने साम्राज्य को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, आर्मी को पेमेंट कर सके, बाकी जो मिनिस्टर वर्कर्स है उनको पेमेंट कर सके, देश को सुरक्षा कर सके, तो ये टैक्सेस उनको देने पड़ते थे। ओवर मनी collected through tax was spent on paying salaries to government officers, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज है उसमें भी पैसा लगता था, चैरिटीज जो दान वगैरह होता है वो, बिल्डिंग रोड वगैरह बनाना, ओके, हॉस्पिटल्स बनाना, या फिर आर्मी को मेंटेन करना, तो इन सभी में जो खर्चा होता था वो टैक्सेस एंड रेवेन्यू से होता था। तो ये अपने मौर्य डायनेस्टी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो हो गया। अब आता है डिक्लाइन, कि इसका पतन कैसे हुआ, मौर्य डायनेस्टी किस तरह से फिनिश हो गई, क्यों हो गई, ये भी देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका 232 BC, अब देखो ये लिखा ना 233 से 232 तक उन्होंने शासन किया था, इसमें से माइनस कर दोगे तो उनका आ जाएगा शासन कि कितने साल हुआ था, ओके 40 के आसपास हुआ होगा, है ना 40 इयर्स। अब 232 में सम्राट अशोक की डेथ हो गई। अब क्या हुआ, ए सीरीज ऑफ वीक रूलर्स, उसके बाद में जो भी रूलर्स हुए वो क्या थे, वीक थे, यानी वीक मीन्स कमजोर थे। कमजोर का मतलब है कि वो इतने बड़ी शासन व्यवस्था को, इतने एम्पायर को वो संभाल नहीं सके, ओके। गवर्नर ऑफ डिस्टेंट प्रोविंसेस टुक एडवांटेज ऑफ देयर वीकनेस एंड डिक्लार्ड इंडिपेंडेंस। अब देखिए सम्राट अशोक का साम्राज्य काफी बड़ा था, ओके, और अब उनके बाद में जो उनके जो सक्सेसर हुए वो काफी वीक थे, तो जो दूर दूर के जो भी गवर्नर थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और वो खुद ही वहां के क्या बन गए, वहां के रूलर बन गए। एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिटोरेटेड अल्टीमेटली लीडिंग टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, इनका साम्राज्य जो था वो छिन भिन्न हो गया और धीरे धीरे वो जो दूर दूर के जो भी गवर्नर थे, ओके, तो वो स्वतंत्र होते गए, तो इनका जो साम्राज्य था वो कम होता गया। लास्ट मॉडर्न रूलर वृत्रथ, अंडरलाइन कीजिए, क्वेश्चन आता है, was the first ruler of Maurya dynasty, तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। was the last ruler of Maurya dynasty, तो आंसर होगा वृहदत्त, ओके, अंडरलाइन कीजिए, BRIHADRATH, वृहदत्त। was killed by the commander in chief, ओके। अब देखो इतने वीक हो गए थे, तो इनका जो लास्ट रूलर था वृहदत्त, उनको उनके ही कमांडर इन चीफ था जो कि पुष्यमित्र शुंग, ओके, इनकी भी डायनेस्टी आगे आती है। तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 में उनको मार दिया और खुद वहां के रूलर बन गए। दिस ब्रॉट एट एंड द रूल ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो इस तरह से जो मौर्य डायनेस्टी थी उनका जो शासन था वो खत्म हो गया, एंड पेव्ड वे फॉर द फाउंडेशन ऑफ द शुंग डायनेस्टी। और फिर जो शुंग डायनेस्टी थी तो उनका जो मार्ग है वो खुल गया और आगे शुंग डायनेस्टी स्थापित हो गई, ओके। तो इस तरह से जो मौर्य डायनेस्टी थी वो खत्म हो गई। तो ये अपना चैप्टर भी क्या हो गया खत्म। एक्सरसाइज इसमें नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे, आप फाइंड करके लेकर आना, ओके। और कुछ पूछना है इसमें तो वो पूछिए। चैप्टर अपना फिनिश हो गया। इसके अभी अब 5 मिनट्स है, 4 मिनट्स है, तो हम ये एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, इसके एमसीक्यूज होगा, ओके। देखिए पेज नंबर 62। फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी वाज मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए।
बिंदुसार किसने लिखा था? वेरी गुड, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन बी। सेकेंड है, डैश वाज द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर। मोस्ट फेमस, अच्छा इसको सभी थे, चंद्रगुप्त भी थे, बिंदुसार भी और अशोक भी, बट मोस्ट जो फेमस बुक में क्या लिखा वो ही हम करेंगे। इसको सम्राट अशोक भी थे, चंद्रगुप्त भी थे, बट जहां तक बुक है, बुक में क्या लिखा हुआ? अशोक आना चाहिए ना सेकंड में। यस, सेकंड में सम्राट अशोक है। ओके, सी, सेकंड में सी कीजिए बच्चों। रितिका, बिंदुसार कहाँ देख लिया आपने? द बुक में क्या लिखा वो छोड़ो, आप तो आपने कहाँ देखा पता नहीं। बिंदुसार तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। रितिका, देखिए पॉइंट्स टू रिमेंबर में सेकंड पॉइंट देखिए, द फर्स्ट एम्पियर ऑफ इंडिया वह चंद्रगुप्त मौर्य। तो आप तो फर्स्ट में कीजिए बी। फर्स्ट में क्या है? बी, द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार नहीं थे। चंद्रगुप्त थे, बिंदुसार तो उसके बेटे थे। और सेकंड में आ रहा है आपके अशोका, सेकंड में सी। ओके, अब पेज नंबर 63 पर देखिए एमसीक्यूज। 63 में, चंद्रगुप्त मौर्य was supported by his minister चाणक्य। सेकंड में, लिटरेरी सोर्स ऑफ मौर्य एम्पायर इंक्लूड अर्थशास्त्र एंड इंडिका। बी। फर्स्ट में चाणक्य और सेकंड में इंडिका। क्लियर है? बाकी मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा, एक्सरसाइज बुक में रखनी है आपको और क्वेश्चन आंसर बुक में। ओके, रीड करना एक बार और।